नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। बिहार पुलिस एग्ज़ाम जो होने वाला है 1 तारीख से, उसी के लिहाज से, उसी के दृष्टिकोण से आज का जो टॉपिक है उसको मैं तैयार किया हूँ। आप लोग जब प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पाचन तंत्र से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। इस बार 6 शिफ्टों में एग्जाम है, इसलिए मैंने पाचन तंत्र को बिल्कुल शुरू से अंत तक और पूरी डिटेल में आप लोग को समझाने के लिए आया हूं। तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा और लापरवाही भी मत करिएगा देखने में, है ना। अगर लापरवाही करेंगे तो उसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे दोस्तों। मैं इस वीडियो में बहुत सारा मेहनत करके उसके बाद सब कुछ निचोड़ करके लाया हूँ, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। पाचन तंत्र, इस वीडियो को कर लेने के बाद पाचन तंत्र से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बिहार पुलिस की ही बात नहीं कर रहा हूं, चाहे आप वनडे किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो इस पाचन तंत्र को पढ़ लेने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसमें हर छोटे छोटे पॉइंट को मैं क्लियर किया हूं, है ना। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो को शुरू करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे भी मिलेगा जो लगेगा कि बहुत कठिन है और आप लोग भागेंगे। मुझे पता है आप लोग भागेंगे, क्योंकि बढ़िया चीज़ आप लोग को हजम नहीं होता है जल्दी। यही अगर कुछ कमज़ोर पॉइंट वाला, या फिर कहने का हमारा ये मतलब है कि वन लाइनर टाइप का बहुत सारा दे दिया जाए तो उस वीडियो को आप लोग खूब देखेंगे। और जिस वीडियो में मैं अपना सब कुछ लगाता हूँ, अच्छे कंटेंट देने की कोशिश, अच्छे नहीं बहुत अच्छा कंटेंट मैक्सिमम देने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा शब्द अगर आता है घुमाओ फिरो तो आप लोग भागने लगते हैं। भागते हैं वीडियो से तो भाग जाओगे, एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आ जाएगा तब कहाँ भागोगे। इसलिए अच्छे से इसको समझिएगा शुरू से अंत तक। शुरू करते हैं। पहला देखिए, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र क्रिया के दौरान बदलता है। सबसे पहला यही क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र में जो कार्बोहाइड्रेट वह बदल जाता है ग्लूकोज में। पूछा जाता है कि भैया पाचन तंत्र के दौरान कार्बोहाइड्रेट परिवर्तित हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो परिवर्तित हो जाता है ग्लूकोज में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन हो जाता है अमीनो अम्ल में। अच्छा, और जिसको लग रहा होगा कि ये सब तो हम जानते हैं, तो वसा किस में होता है ये आप लोग बता दीजिए। इसीलिए हमने छोड़ा भी है कि बहुत लोग कहेंगे कि ये सब हम जानते हैं। हाँ, बहुत ऐसे लोग कमेंट करते हैं कि सर ये सब पढ़ा हुआ है। कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, बस एक बहाना मार लेते हैं कि पढ़ना ना पड़े। नहीं, एग्जाम में भाई ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। अब तुम सोच रहे हो कि सब पढ़ा है, तो एक बार देख लेना, जब आगे चलोगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, कहोगे कि ये तो बाउंस कर रहा है सर, नो बोल दे दीजिए। ठीक ना, ठीक। अगला देखिए, तो पाचन तंत्र में आहार नाल का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। आहार नाल जो एलिमेंट्री कैनाल भी उसको कहते हैं, तो इसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। महत्वपूर्ण योगदान का इसी का खेल ही होता है भोजन को ले जाने तक मुख से, है ना। इसकी लंबाई पूछ देता है कि आहार नाल की जो लंबाई है, तो लंबाई कितनी है, तो आंसर करेंगे। देखिए लंबाई कोई मापा जोखा नहीं है कि इतना ही है। 6 से 9 मीटर इसकी लंबाई जो है, औसत लंबाई इसकी है 6 मीटर से 9 मीटर। शरीर के अनुसार से इसकी लंबाई है ना। अब अगला क्वेश्चन इसी में देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस, बिहार दरोगा दोनों में पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखिए कैसे पूछा था। ये पूछा था कि आहार नल की जो सबसे बाहरी परत होती है उसका क्या नाम होता है। अब बताइए, अब आपको हम पढ़ाते कि आहार नल की सबसे आंतरिक परत, तो कहते नहीं सर इतना टफ थोड़ी पूछता है, ये पढ़ाइएगा। पूछा है बाबू। छोटी आंत का सबसे पिछला पॉइंट जो है उसको क्या कहते हैं, बड़ी आंत का पिछला पॉइंट, ये सब पूछा है। आप ही के बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में पूछा है। नहीं विश्वास है तो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा। तो आहार नाल की सबसे आंतरिक परत, सबसे आंतरिक, जैसे देखिए समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये आहार नाल है, ठीक ना, तो इसमें 4 लेयर आपको देखने को मिलेगा। 1 2 4 लेयर इधर, मतलब ये तो गोल है तो 4 लेयर चारों ओर रहेगा नहीं। तो सबसे आंतरिक लेयर जो है इसको कहते हैं म्यूकोसा, या कहीं म्यूकेसा मिल जाएगा, किताब के अनुसार नाम भी बदल जाता है, लेकिन जो राइट आंसर है वो म्यूकोसा याद रखिएगा। तो सबसे आंतरिक म्यूकोसा, आंतरिक के बाद वाला मतलब सेकंड वाला
है ना, तो सेकंड वाला सब म्यूकोसा, ठीक ना। और तीसरा जो है उसको मस्कुलारिस बोला जाता है। कि क्या बोला जाता है? मस्कुलारिस। और जो सबसे बाहरी परत है, बाहरी परत, उसको सेरोसा बोला जाता है, या रेसा परत बोला जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला पूछा था, सेरोसा वाला पूछा था बिहार दरोगा में, अब ये पूछा था बिहार पुलिस में। तो देखिए अब ये दोनों बच्चा ये पूछेगा बीपीएससी में। शुरू वाला ये पूछ दिया है बिहार दरोगा, ये बिहार पुलिस, तो बच गया बीपीएससी, और एक और एग्जाम है बिहार एसएससी। तो चारों एकदम समझ लीजिए कि इम्पोर्टेंट है, छोड़े कोशिश मत करना, नहीं फिर छूट जाओगे, रिजल्ट नहीं आएगा। तो आहार नाल की सबसे आंतरिक जो परत है, एकदम रट लो, आंतरिक म्यूकोसा और बाहरी सेरोसा, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, देखिए आहार नाल का प्रारंभिक भाग। देखिए आहार नाल का नहीं, उसमें पूछा था पिछली दफा बिहार पुलिस में कि छोटी आंत का सबसे लास्ट जो भाग होता है उसे क्या कहा जाता है। तो आहार नाल का प्रारंभिक भाग अगर पूछे, मतलब शुरुआती जो आहार नाल है, आहार नाल का तो जो मुख्य भाग है, तो मुख्य जहाँ से आहार नाल की शुरुआत होती है तो उसे कहते हैं मुख गुहा। क्या कहते हैं? मुख गुहा, माउथ कैविटी भी कह लीजिए आप। जीभ, अब आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में दोस्तों आहार नाल का योगदान है। दांत, जीभ, अब कहें सर दांत का क्या योगदान है, तो देखिए दांत जो भोजन होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, तो वह भी पाचन में ही आता है, ठीक ना। तो दांत को पाचन तंत्र में आप रखेंगे। तो दांत से पहले हम लोग जीभ के बारे में लेते हैं। जीभ भी क्या करता है कि जो आप चबाते हैं तो उसको सलाइवा में मिलाने का कार्य करता है, तो पाचन तंत्र में यह भी भाग लेता है। अब एग्जामिनर का क्या पूछता है कि जीभ, ये नहीं पूछेगा कि मिलाने में क्या काम करता है, ये पूछेगा कि जीभ पर जो टेस्ट है, तो टेस्ट में जीभ के अगले भाग से कैसा टेस्ट का अनुभव होता है। तो आप लोग जानते हैं कि जीभ के अगले भाग से मीठा, अगले के थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो नमकीन, और उसके फिर बगल में जाएंगे साइड वाले में इधर तो खट्टा, और जो सबसे आखिरी कंठ के पास जाएंगे तो कड़वा। चारों याद रखिएगा, मी न ख क, मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा, ऐसे करके याद रखिएगा। तो जीभ के किस भाग पर कड़वा पूछ रहा है, तो कड़वा पीछे, सबसे पीछे कंठ के पास है ना। क से कड़वा और क से कंठ, याद कर लेना। क से कड़वा, क से कंठ, एकदम लास्ट में होता है कड़वा, ठीक ना। तो पिछला भाग जो है उससे कड़वा। मीठा पूछ दे तो मीठा भैया सबसे आगे मीठे लगता है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा। देखो भाई, अगर अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग, समझेंगे क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तब समझिए कि आप भूलेंगे नहीं। और बस एक बार रटुआ तोता बनेंगे, कटोरे वाला, तो होगा क्या, आप पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे, एग्जाम में भी भूल जाओगे। मीठा आगे से पढ़े थे कि कंठ से पढ़े थे, कन्फ्यूज। तो समझिएगा, आराम से समझिएगा, है ना। सबसे आगे मीठा, जैसा कि मैंने बताया, फिर नमकीन, फिर उसके बाद तदुपरांत खट्टा दोनों साइड से होता है, ध्यान दीजिएगा, और लास्ट में कड़वा। एक क्वेश्चन पूछता है कि मानव डेंटल सूत्र यानी मानव दांत सूत्र क्या है। तो याद रखिएगा 2023 चल रहा है, 2023 नहीं याद रखना है, 21-23 याद रखना है। मानव डेंटल सूत्र, बहुत लोग कहेंगे सर ये 21-23 क्या है। आप लोग को पता है कि सामान्यतः मानव के पास 32 दांत हैं, ठीक ना। तो 2, 1 3, 2 5 और 3 8 दांत का, यहाँ से यहाँ पर अपना अंगुली रखिए, 8 दांत इधर, 2 1 3 दांत को हम डिटेल में पढ़ाएंगे कि इसमें जो होता है चवर्णक होता है, अग्रचवर्णक होता है, और उसके बाद कृदंत होता है ना, रदनक होता है। तो कौन कौन क्या होता है डिटेल में पढ़ाएंगे। बिहार पुलिस के लिए इतना जरूरी नहीं है, जब सब इंस्पेक्टर की क्लास लाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि ये 2 क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। फिलहाल बिहार पुलिस में यही पूछता है कि डेंटल सूत्र, तो 21-23 जैसे 8 हुआ ना, तो 8 ये साइड का दांत, यहाँ से 8 ये 16, ये 8 और ये 8, 32 दांत का ये डेंटल सूत्र है। अब इसमें आपको चवर्णक, अग्रचवर्णक, रदनक, है ना, कृदंत जो काटने वाला होता है, तो उसको कौन सा दांत है ये बताएंगे जब सब इंस्पेक्टर क्लास करोगे आप लोग तब।
अब अगला क्वेश्चन है दांत का सबसे ऊपरी भाग, ऊपरी भाग की बात की जा रही है, ऊपरी भाग और बाहरी भाग समझिएगा जरा एक बार, कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं सोचेगा कि ऊपरी है कि बाहरी। तो दांत का सबसे ऊपरी भाग को कहता है एनाटॉमिकल क्राउन। क्या कहता है? एनाटॉमिकल क्राउन। क्राउन देखो, क्राउन मतलब ताज, ताज सबसे ऊपर पहना जाता है, ऊपरी से आप याद कर लेना कि एनाटॉमिकल क्राउन। अगर बाहरी भाग की बात पूछे तो बताइए कि इनेमल, दांत का सबसे बाहरी परत जो है, जो दांत देख रहे हैं इसका सबसे बाहरी परत आपको दिख रहा होगा हल्का सफ़ेद पीला, ये आपका क्या है? इनेमल है। क्या है दोस्तों? इनेमल। ये सबसे मजबूत होता है शरीर में, सबसे मजबूत अगर कोशिका पूछे कि सबसे कठोर कोशिका, तो यही बताइएगा कि दांतों का इनेमल होता है। ठीक ना, ये सबसे बाहरी। और सबसे आंतरिक की अगर बात की जाए, देखिए स्याही निकलने लगा इससे, है ना, ये आपका क्वेश्चन को गड़बड़ा देगा। हाँ, अगर बात की जाए कि ये तो सबसे बाहरी, और सबसे आंतरिक की बात की जाए तो आंतरिक में बताएंगे कि सबसे आंतरिक जो है वह है मज्जा। क्या है? मज्जा। ठीक ना, सबसे आंतरिक। भोजन निगलते समय, भोजन को जब आप निगलते हैं तो भोजन के निगलते समय कंठ द्वार को ढकता है। जैसे होता क्या है कि एक होता है सांस वाला, है कि नहीं, जो आप बोलते हैं लिरिक, हवा, कहने का मतलब हवा या सांस जो भी कहिए एक ही चीज़ है, तो उसको। एक होता है श्वास नली के बगल में होता है फूड वाला, खाने वाला, आहार। तो ये क्या करता है कि एपिग्लोटिस होता है कि जब आप खाने लगिएगा तो आपके श्वास नली पर ये आ जाएगा, और जब आप बोलने लगिएगा तो ये आपके खाने वाले पर आ जाएगा। तो इसको घाटी का ढक्कन भी कहते हैं। कभी अगर पूछ दे कि घाटी का ढक्कन, तो कंफ्यूज मत होइएगा, एपिग्लोटिस तो सब कोई बता दिया होगा आपको, लेकिन घाटी का ढक्कन कोई नहीं बताया होगा। अब पूछ दे कोई आपसे कि भाई घाटी का ढक्कन कहाँ होता है, तो क्या बताएंगे? बताएंगे होता है घाटी में, नहीं, कंठ में ही होता है आपका एपिग्लोटिक्स। ठीक ना, गले में, ध्यान रखिएगा। तो एपिग्लोटिक्स यह किस प्रक्रिया की पाचन में भाग नहीं लेता है? ये जो है यह किसी प्रक्रिया की पाचन में भाग नहीं लेता है। तो कौन नहीं लेता है? तो ग्रास नली जो है यह पाचन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। इसका काम पचाने का नहीं है, पहुंचाने का है। पचाने का नहीं है, पहुंचाने का। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अमाशय का अग्रभाग। देखिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, जैसे ये पूछा था ना अभी, आहार नाल की सबसे आंतरिक परत, इस बार सॉरी, एक मिनट जरा पानी पी ले। फिलहाल तबीयत थोड़ी खराब चल रही है ना, इस वजह से। तो देखिए कहाँ थे हम लोग? अमाशय का अग्रभाग क्या कहलाता है? जैसे यहाँ पर दोस्तों पूछा गया था कि आहार नाल का सबसे आंतरिक परत, बाहरी परत, तो ये पूछ सकता है इस बार कि अमाशय का अग्रभाग क्या कहलाता है? तो अमाशय का जो अग्रभाग है वह कार्डियक कहलाता है। तो जब अग्रभाग पूछेगा तो भैया पछिला भाग भी पूछेगा, ये पिछला भाग, तो पिछला भाग बताएंगे पाइलोरिक कहलाता है। क्या कहलाता है? पाइलोरिक। ठीक ना, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भाई अगला पिछला पूछ दिया तो मध्य नहीं पूछेगा, तो फंडिक कहलाता है। कौन? मध्य भाग। अगला भाग कार्डियक, पिछला भाग पाइलोरिक, और मध्य भाग फुंडिक या फंडिक। ठीक ना, ध्यान रखेंगे। तो ये तो आपका इतना हो गया क्लियर। अब आते हैं हम लोग दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट क्या है? देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन सारे कंटेंट मिलेंगे, और मान के चलिए कि 1 नंबर क्या 2-3 नंबर इससे मिलेगा आपको बिहार पुलिस में। अगर छोड़ेंगे तो फिर हम बाद में व्याख्या करेंगे कि देखिए यहाँ से उठाया था क्वेश्चन, यही तो पूछा था, फिर आप लोग कहेंगे अरे सर गलती। ठीक ना। प्रोटीन का पाचन अपघटन कहाँ होता है? तो पूर्ण रूप से हो जाता है कहाँ? अमाशय में। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। पेप्सिन द्वारा अमाशय की दीवार का आंशिक पाचन क्या कहलाता है? एक बीमारी होती है दोस्तों अल्सर। क्या होती है? अल्सर। तो उसी बीमारी के बारे में पूछ रहा है कि पेप्सिन एक एंजाइम है। ठीक ना, तो इस एंजाइम के द्वारा दीवार अमाशय की, जो अमाशय है उसकी दीवार का आंशिक पाचन जो है क्या कहलाता है? तो यही अल्सर कहलाता है।
बहुत लंबे समय तक भी अगर आप भूखे रहते हैं तो अल्सर हो जाता है। पूछता है ये वाला क्वेश्चन कि बहुत लंबे समय तक भूखे रहने वाले व्यक्ति को सामान्यतः कौन सी रोग होने की संभावना होती है, तो बताते हैं आप अल्सर। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइएगा कि बहुत सारे लोग हमारे वीडियो देख रहे होंगे, उसमें मांसाहारी होंगे, कुछ शाकाहारी और कुछ सर्वाहारी होंगे, दोनों में चलते हैं। तो ये बताइए, आप लोग मांस खाते हैं, चिकन खाते हैं, कुछ भी, तो आप पेट में जाता है, वो पच जाता है, लेकिन आपका पेट अपनी ही दीवार को क्यों नहीं पचा लेता है? वो भी तो मांस का ही है। बाहर से जो मांस खाए उसको पचा लिया, लेकिन अपनी जो अमाशय का जो दीवार है उसको क्यों नहीं पचा लेता है? पता है क्यों? देखिए दोस्तों, जो अमाशय होता है ना, उसमें एक श्लेष्मिक आवरण होता है, लेयर होता है श्लेष्मा का लेयर होता है। वह लेयर इतना मजबूत होता है कि पेट में जो आपके अमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। उस HCl से बचने के लिए उस श्लेष्मिक आवरण का मतलब जो श्लेष्मिक आवरण है वही बचाता है HCl से, अपनी दीवारों को पचने से। यहाँ वही चीज़ कभी कभी हो जाता है कि जो पेप्सिन एंजाइम है, HCl से तो नहीं, पेप्सिन जो एंजाइम है, कभी कभी बाय मिस्टेक जब श्लेष्मिक जो आवरण है वह कम जाता है कहीं पर, तो वही दीवार का पाचन कर देता है, अपनी ही दीवार का, अपनी ही भित्ति का पाचन करने लगता है, वही बीमारी अल्सर हो जाती है। तो समझ रहे होंगे आप लोग। पाइलोरिक वॉल्व कहाँ मौजूद होता है? तो पाइलोरिक वॉल्व इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो पाइलोरिक वॉल्व अमाशय और छोटी आंत, जो अमाशय, देखिए पाइलोरिक वाल्व जो है ना, ये मान के चलिए अमाशय है और यह है छोटी आंत। तो पाइलोरिक वाल्व का काम है कि भैया इधर से भोजन आ गया, चला गया छोटी आंत में, लेकिन कभी ऐसा ना हो जाए कि छोटी आंत वाला भोजन चल जाए इधर। तो इस वाल्व का यही काम रहता है कि छोटी आंत के भोजन को फिर पुनः वापस इसमें ना लाए, है ना। कहाँ ना लाए? अमाशय में, ठीक, ध्यान दीजिएगा। छोटी आंत में आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन, छोटी आंत नहीं, आप पूरा कहिए अमाशय, छोटी आंत शब्द यहाँ प्रयुक्त नहीं है। अमाशय में या छोटी आंत, देखिए चूंकि एक ही प्रोसेस है, वो जब आ रहा है पकते हुए, पचते हुए, तो उस पचते हुए भोजन को ही कायम कहा जाता है। तो वो चाहे छोटी आंत में चला जाए, चाहे अमाशय में चला जाए, है ना। तो उसे क्या कहते हैं? मुख्य क्वेश्चन यह है कि अमाशय या छोटी आंत में आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन जो है यह क्या कहलाता है? तो यह कायम कहलाता है। क्या कहलाता है? कायम। अगला क्वेश्चन, छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग, हाँ ये वाला पूछा है बिहार पुलिस में, दिए हैं एग्जाम ना 2021 में, देखिएगा कि छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग जो है वह क्या कहलाता है। तो हिंदी में ऑप्शन दिया था क्षुद्रांत दिया था। क्या दिया था? क्षुद्रांत। अंग्रेजी में अगर दे दे तो इलियम याद रखिएगा, ठीक ना लिख दे क्षुद्रांत की जगह इलियम, तो खोजते रहिएगा कि क्षुद्रांत बताए थे पाठशाला वाले गुरुजी, ध्यान दीजिएगा। और तो छोटी आंत का मुख्य भाग और सबसे अंतिम भाग पिछली बार पूछ दिया, तो मुख्य भाग नहीं पूछ देगा। मुख्य भाग को कहलाता है ग्रहणी, ठीक ना, ग्रहणी या ड्यूडोनम, ठीक ना, या ड्यूडेनम एक ही नाम है दोनों का। देखिए किताब के अनुसार नाम बदल जाता है, कहीं ड्यूडेनम दे देता है, कहीं ड्यूडोनम दे देता है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे जहाँ की आप किताब पढ़ेंगे, अगर कोई विदेशी किताब पढ़ेंगे तो उसमें तीसरा भी आपको नाम मिल जाएगा, वो प्रोनाउंसिएशन का वो होता है, ठीक ना। तो छोटी आंत में पाचन होता है, पूर्ण रूप से वह है। छोटी आंत में किसका हो जाता है भैया? तो छोटी आंत में प्रोटीन का हो जाता है, वसा का हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट का हो जाता है पाचन। इनका पूर्ण रूप से हो जाता है पाचन, है ना, ध्यान देखिएगा। अगला, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो बड़ी आंत का दो ही कार्य है मुख्य रूप से। एक तो कि जो पचा हुआ भोजन है उसमें से जल को अवशोषित कर लेना, और दूसरा जो भोजन पचने उचने के बाद भोजन को वापस मल द्वार तक बाहर कर देना। जो सारा डाइजेस्ट हो गया है भोजन, सब कुछ उसमें से अवशोषित भोजन, अपचित मत कहिए, यहाँ अवशोषित कह दीजिए, ठीक ना, जो जल उल अवशोष करके उसको बाहर निकाल देना। आपने एक चीज़ सुना होगा अपेंडिक्स के बारे में। अब ये पूछ दिया जाए कि अपेंडिक्स होता है कहाँ, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, तब क्या बताएंगे बड़ी आंत में। अपेंडिक्स वैसे एक मानव शरीर में इसका अब कोई कार्य नहीं रहा। जब पहले आदि मानव थे, ज़्यादा घास फूस खाते थे, तब इसका प्रयोग होता था,
क्योंकि इसमें बहुत मजबूत एंजाइम बनता है जो घास फूस को भी गलाता है ना। हालांकि जानवरों में अभी भी काम करता है, क्योंकि वो लोग, जानवरों का कहने का मतलब है कि जो शाकाहारी जानवर हैं उनमें ज़्यादा काम करता है, जो खाली मांसाहारी हैं उनमें कम काम करता है, क्योंकि ये मानव में नहीं इसलिए अब है काम करने लायक ये, क्योंकि अब मानव ने घास फूस खाना छोड़ दिया है ना। जब घास फूस खाते थे आदि मानव तब काम करता था। तो कहा गया है ना, जब आप किसी चीज़ का यूज करना छोड़ देंगे तो वह स्वतः समाप्त होने लगता है। तो यही हुआ है इसके साथ। बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग, तो बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग कोलोन या बृहद्रांत। छोटी आंत का यहाँ पूछा था क्षुद्रांत, ये बड़ी आंत का पूछ रहा है बृहद्रांत, ठीक ना। बृहद्रांत का सबसे अंतिम भाग रेक्टम, रेक्टम या मलाशय। यहीं से आप खाए हुए भोजन को, जो भोजन अवशोषित हो जाता है, सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स जो भी उससे निकलते हैं है ना, सारी एनर्जी, उसके बाद वो मल बन जाता है, और मल जो होता है वह त्यागा जाता है। तो उसी जो कह रहा है कि उसका जो अंतिम भाग है उसे रेक्टम कहलाता है या फिर मलाशय कहलाता है ना, मलाशय कहलाता है। इसी में आपका खाने के बाद जो भोजन रहता है गंदा सा, वो चला जाता है कहाँ, मलाशय में, उसके बाद बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो 3 जोड़ी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को एग्जामिनर घुमा सकता है। हमने बताया आपको कि कितनी जोड़ी, अब वो पूछ दे कि कितनी, तो आप तो सोचेंगे 3, जोड़ी में 2 होता है ना, तो 3 दूनी 6। अगला, लार में कौन से एंजाइम पाया जाता है, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में जो है वह टाइलिन और लाइसोजाइम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, टाइलिन और लाइसोजाइम लार में पाया जाता है, ठीक ना। स्टार्च का पाचन कौन करता है, तो स्टार्च का पाचन जो है वह टाइलिन करता है। ठीक। और लार का अगर पीएच मान पूछ दे तो बताएंगे 6.8, या पूछ दे कि भाई लार अम्लीय है कि क्षारीय, तो देखिए 6.8 है तो निश्चित ही यह अम्लीय होगा, 7 से ऊपर बढ़ेंगे क्षारीय होगा, लेकिन 6.8 है तो यह उदासीन के आसपास है कि नहीं। इसी वजह से लार आपको न कड़वा लगता है और न खट्टा लगता है, लगभग उदासीन टाइप का ही है। अब हम लोग लास्ट में चलते हैं कि जठर रस का पीएच मान, तो जठर रस का पीएच मान अगर पूछे तो बताएंगे 1.5 से 2.5 होता है, ठीक ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछे तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, यकृत भी कहते हैं। रस का स्राव होता है अगर पूछे तो बताएंगे लीवर से, लेकिन ये इकट्ठा कहाँ होता है, जमा कहाँ होता है, तो बता दीजिएगा कि पित्ताशय से। अब पीत रस का पीएच मान 8.6, पीत रस का पीएच मान 8.6। अभी आपने लार का पढ़ा था 6.8, तो लार का उल्टा हो गया आपका पीत रस 8.6। 8.6 है तो क्या होगा, ये तो क्षारीय होगा ना, हाँ तो ये क्षारीय है। यकृत में संचित होने वाला विटामिन, तो विटामिन ए और विटामिन डी यकृत में संचित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृत आरबीसी जो है, आरबीसी उसको नष्ट कौन करता है, मरे हुए आरबीसी को, तो यह लीवर जो है इसको नष्ट करके बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में तब्दील कर देता है, ठीक ना। अगला, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है लीवर में। आप लोगों ने शुरुआत से पढ़ा होगा कि भ्रूण अवस्था में जो होता है आरबीसी कहाँ बनता है, तो आप बताते हैं लीवर में। अब पूछे कि मानव शरीर में आरबीसी कहाँ बनता है, तो बोलते हैं कि इसमें अस्थि मज्जा में। तो भ्रूण अवस्था में अस्थि मज्जा में क्यों नहीं बनते हैं, तो आपको ये बता दें। देखिए भ्रूण अवस्था में जब भाई बच्चा वो है, एम्ब्रियो है, बच्चा तो है ही नहीं, एम्ब्रियो है, तो उस समय अस्थि मज्जा होगा कहाँ, उस समय अस्थि मज्जा नहीं होगा ना। जो हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर का मतलब कि पूरी तरह विकसित ही नहीं हो पाता है, पूर्ण विकसित नहीं होता है, तो अस्थि मज्जा नहीं हो पाता है, इस वजह से लीवर में हो जाता है। जब अस्थि मज्जा पूर्ण विकसित हो जाता है फिर अस्थि मज्जा में होने लगता है, तो ध्यान दीजिएगा। हिपैरिन का स्राव होता है यकृत से, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, पीलिया हो जाता है भाई, कैसे हो जाता है, तो अभी हमने बताया कि ये मरे हुए आरबीसीज को बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में तब्दील करता है। तो ये बिलीवर्डिन वर्णक का अवशोषण अगर न कर पाए ठीक से यकृत, तो ये होता क्या है कि शरीर में फैलने लगता है और उसकी वजह से आपका शरीर भी पीला पड़ जाता है, आंखें भी पीली पीली दिखाई देने लगती हैं। तो यह भी एक प्रकार का पाचन संबंधी रोग में ही आएगा, ध्यान रखिएगा। इनमें पित्ताशय नहीं पाया जाता है, किन में भाई,
किन में नहीं पाया जाता है? तो पक्षियों में भी नहीं पाया जाता है, चूहा में भी नहीं, व्हेल मछली और घोड़ा में भी पित्ताशय नहीं पाया जाता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, शल्य चिकित्सा द्वारा पित्ताशय को हटाना क्या कहलाता है? शल्य चिकित्सा द्वारा। इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख के ही जाइएगा, नहीं देखिएगा तो फिर पछताइएगा। हाँ, तो इसको कोलेसिस्टेक्टोमी, कोलेसिस्टेक्टोमी, शल्य चिकित्सा द्वारा पित्ताशय को हटाना कोलेसिस्टेक्टोमी कहलाता है। और बिना शल्य क्रिया के अल्ट्रा वैगनिक किरण के द्वारा पथरी गलाना क्या कहलाता है? लिथोट्रिप्सी। ठीक ना। अल्ट्रा किरण के द्वारा पथरी गलाना लिथोट्रिप्सी कहलाता है। अगला, किसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि, इसकी आकृति सी का आकार की होती है, अग्नाशय इसका नाम है, अंग्रेजी में इसको पैंक्रियाज कह देते हैं। ठीक ना। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, पहली ग्रंथि आपने क्या पढ़ा था? लीवर पढ़ा था कि नहीं? दूसरी क्या पढ़ेंगे? दूसरी पढ़ेंगे अग्नाशय। अग्नाशय को लैंगरहैंस की द्वीपिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंगरहैंस की द्वीपिका। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन के कम श्रवण से क्या होता है? तो इंसुलिन के कम श्रवण से होता है मधुमेह। अब आप कहेंगे कि सर इंसुलिन के ज़्यादा श्रवण से क्या होता है? तो हाइपोग्लाइसेमिया होता है। देखिए मैंने कहीं लिखा है हाइपोग्लाइसेमिया, हाँ, हाइपोग्लाइसेमिया जो है यह इंसुलिन के अधिक श्रवण से हो जाता है। आप देखिए, मल में दुर्गंध का कारण, तो मल में दुर्गंध का कारण देखिए दो प्रकार का अमीनो अम्ल है, इंडोल और अस्केटोल, है ना। मल में दुर्गंध का यही वजह है, इंडोल और अस्केटोल। ठीक। अगला, अमाशय में दूध का पाचन कौन करता है? तो रेनिन करता है। रेनिन का कार्य है दूध का पाचन कर देना। अग्नाशयी रस, अग्नाशय के बारे में हम लोग पूछ रहे हैं, तो अग्नाशयी रस का पीएच मान जो है वह 7.8 से 8.3 है। यह क्षारीय हो जाएगा, 7 से अधिक है तो इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वसा का पाचन करता है कौन? लाइपेज। पूछता है कि वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? एमाइलेज और माल्टेज, है ना। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो ट्रिप्सिन। तीनों याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, आंत्र रस का पीएच मान। सबका पीएच मान पढ़ ही रहे हैं तो आंत्र रस का क्यों छोड़ें? तो आंत्र रस, आंत्र 8 रिलेट कर पा रहे हैं क्या आप लोग? आंत्र 8। देखिए, जिन्होंने भी लास्ट तक वीडियो को देखा है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ उन्होंने आज बहुत कुछ सीखा है। और जो आओ सनम जाओ सनम वाले हैं उनका भला नहीं होगा, वैसे ही टहलते रहेंगे और फिर कभी यहाँ वीडियो देखेंगे, कभी वहाँ वीडियो देखेंगे और कहेंगे कि सर हमारा रिजल्ट नहीं हुआ, धांधली हो गया, ये हो गया। शुरू से अंत तक अगर देखेंगे, आपने देखा, ईमानदारी पूर्वक बताइए, शुरू से लेकर करके अगर आपने देखा वीडियो, तो अब आपको लग रहा है कि पाचन तंत्र से एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अभी 2-4 क्वेश्चन और हैं, उसमें मैं बता दे रहा हूँ। तो आंत्र रस का पीएच मान 8। कुछ ऐसे रोग जो पाचन संबंधित है, पाचन तंत्र से संबंधित, जैसे पूछ दे कभी ऑप्शन में कि निम्न में से कौन सा रोग पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, पीलिया, अभी हमने बताया था पीलिया। उल्टी, खाते हैं तो उल्टी हो जाता है ना, ये भी पाचन तंत्र से, भाई पचा नहीं तभी उल्टी हुआ ना। दस्त भी ये इसी से संबंधित पाचन से। कब्ज होता है, मलाशय में मल जमा रह जाता है, वही कब्ज होता है। अपच मतलब पचना नहीं। मधुमेह अभी आपने पढ़ा है, ये वाला देखिए मधुमेह। हाइपोग्लाइसीमिया कम श्रवण से और ये ज़्यादा श्रवण से, यहाँ भी आपने पढ़ा है कम श्रवण से। बवासीर भी एक प्रकार का पाचन संबंधित रोग ही है। यकृत सिरोसिस, ये भी पाचन संबंधित। हैजा, गलसुआ और पेचिस, ये सभी जो हैं ये पाचन संबंधित रोग हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया, 50+ क्वेश्चन ही होगा ये, है ना। और 50+ से मतलब नहीं है, इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं? इसको देखने के बाद